हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आई एम राहुल अरोड़ा, अ पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जितने भी सवाल एसएससी सीजीएल 2018 में पूछे गए हैं पॉलिटी के, सबके सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि मेरा आपसे स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले करंट ईयर क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि अगर आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो मैक्सिमम चांसेस है इन्हीं में से आपको सवाल किसी न किसी तरीके फ्रेमिंग होकर दिखने को मिलेंगे। एंड बहुत सारे सवाल आपके ऐसे होंगे जो ऑलरेडी तैयार हो चुके होंगे। इसके साथ साथ आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि जो भी रेफरेंस, जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो तैयारी के लिए, क्या वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पहला सवाल देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये सवाल जो है, आपको मैं एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ। नेबरिंग कंट्रीज बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जानी है। नेबरिंग कंट्री से बहुत सवाल बने थे और इस समय भी आपको पता होगा जो पाकिस्तान है उसमें एक इंसान है जिसका नाम नवाज शरीफ है। उसे लेके इस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। नवाज शरीफ है, आपको शायद पता होगा, इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बहुत बड़ी न्यूज़ निकलती है जो कि आप ग्लोबल लेवल की न्यूज़ कह सकते हो, तो चांसेस ये बनते हैं एसएससी उससे कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर पूछता है। जो पहले राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, वो थे सिकंदर मिर्ज़ा। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका ये सही आंसर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसका आंसर नहीं है। काफ़ी लोगों को ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन लगता है, लेकिन इसका सही आंसर है सिकंदर मिर्ज़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। अब लार्जेस्ट का मतलब यहाँ नंबर से है, जापान में है, यूके में है, चाइना में है या इंडिया में है। जनरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंडियन पार्लियामेंट जो है उसमें कितने मेंबर्स हैं या कितने एमपीस है, काफ़ी सारे लोगों का आंसर आता है 545, 552। इस टाइप के अलग अलग आंसर्स देते हो, लेकिन आप उसमें ये भूल जाते हो कि पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी होता है। ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर जाते हैं और इसी टाइप से सवाल फ्रेम भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जब पार्लियामेंट बोलेगा और आपका बाई कैमरल है, दैट इज दो आपके पास अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, दोनों ही आपको टोटल करके जज करना है। सही आंसर इसका होगा चाइना। चीन की जो पार्लियामेंट है दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। अगला सवाल देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द श्रीलंकन पार्लियामेंट। अगेन जैसा मैंने आपको पहले बताया, नेबरिंग कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका से 2-3 सवाल बने हैं। एक तो आपका पॉलिटी से यही सवाल बना है कि टोटल कितने मेंबर्स होते हैं। 225 मेंबर्स होते हैं आपके श्रीलंका की पार्लियामेंट के अंदर। इसी टाइप से एक बांग्लादेश से बना था सवाल। ये दो आपको देखने को मिले हैं पॉलिटी के। पाकिस्तान से उन्होंने आपसे पूछ लिया कि उनके सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन से थे। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। बर्मा से या म्यांमार से भी सवाल आया था। ऑलमोस्ट हर एक कंट्री से आपको सवाल देखने को मिला था। नेबरिंग कंट्री सबसे पहले पढ़ना, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर नेबरिंग कंट्री, इसको आपने रखना है। इसका करेक्ट आंसर है 225। 225 हैं श्रीलंका की पार्लियामेंट में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब देखो नेपाल से फिर, मतलब जितने मैं सवाल कहूँ जितनी बार कहूँ उतना कम है। नेपाल को कितने प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा है। प्रोविंसेस अगर आपको नहीं समझ आता तो आम भाषा में आप अपने देश के हिसाब से स्टेट जैसा कुछ सोच सकते हो। तो कोशिश करो मैप से पढ़ोगे बेहतर रहेगा। एक मैप आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, वो नेपाल का मैप है। एंड इसके अंदर जो 7 प्रोविंसेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 अलग अलग प्रोविंसेस हैं और नेपाल को 7 हिस्सों में तोड़ा गया है। इसी टाइप से एक सवाल यहाँ पे श्रीलंका का भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी आगे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द बांग्लादेशी पार्लियामेंट इज क्या। यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहा है कि मैक्सिमम बांग्लादेश की पार्लियामेंट की क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। 363 गलत है, 322 गलत है, 340 गलत है। मैक्सिमम पूछी है, 350 होगा इसका सही आंसर। 350 हो सकती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ बांग्लादेशी पार्लियामेंट की। ध्यान रखनी है आपको ये बात। व्हाट इज द टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है उसमें जो इलेक्ट होते हैं उन वो कितने साल के लिए अपना उस सीट पर बैठते हैं। 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल। इसे सिंपली आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पंच में 5 आता है तो 5 साल के लिए वो बैठते हैं। दैट इज, इनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। Which article of the Constitution of India talks about the provisions for impeachment of the President of India। ये important क्यों है। आप अगर न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं इस समय, जो कि आपको स्ट्रांगली करना चाहिए, तो आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है,
ये एसोसिएटेड है इम्पीचमेंट से। थर्ड प्रेसिडेंट है जिन्हें इम्पीच करा गया है इम्पीचमेंट से, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एंड ये जितनी चीज़ें हैं अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली अगले साल भी ये चांस बन सकते हैं कुछ ना कुछ इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो न्यूज़ है दिसंबर की न्यूज़ है, आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में है। तो आप फॉलो इसे ज़रूर करना, अगले पूरे साल के लिए जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट बनती है। वापस आते अपने सवाल पे, हमारा कौन सा आर्टिकल है, हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो प्रोविजन देता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट का मतलब ये होता है किसी को उसकी सीट से हटा देने का जो प्रोविजन है, जो तरीका है कि हमें कहाँ कहाँ पे वो जो बिल है वो मूव करना पड़ेगा, क्या क्या उसके प्रोसीजर बैठेंगे, ये सभी जो बातें हैं ये आर्टिकल 61 से एसोसिएटेड है। आर्टिकल 61 डील्स विद द प्रोविजंस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो आपके राष्ट्रपति हैं उन्हें हटाने का जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है वो मेंशन है आर्टिकल नंबर 61 के अंदर। Who among the following is या was the longest serving prime minister of बांग्लादेश। बांग्लादेश से बहुत सारे सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस इसलिए क्या रखा है, इज वॉज दे दिया जिससे कि आप चीज़ों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो सको, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। ये लगातार जीतती जा रही हैं 2009 से, तो कंटिन्यूसली रूल कर रही हैं बांग्लादेश में। इनकी पार्टी का नाम मुझे फटाफट से बताओ भाई, इनकी पार्टी का क्या नाम है, कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं। अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं ये बिलोंग करते हैं एनडीए या बीजेपी को, तो ऐसे शेख हसीना कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती है, क्या वो अवामी लीग को करती है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी है। आपका ये मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी देखो करंट की उस समय की न्यूज़ थी, क्योंकि इलेक्शन हुए होते हैं जिस भी देश में, आपका कोई पड़ोसी देश या बांग्लादेश के इलेक्शन थे, तो लाजमी था कोई ना कोई सवाल आपको उससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, शेख हसीना जो हैं वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड। पाकिस्तान से दूसरा सवाल है, पहला सवाल आपसे पूछा जा चुका था कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। दूसरा सवाल ये आता है कि जो पाकिस्तान का संविधान है वो कब लागू करा गया था। इन्फोर्स्ड ये नहीं पूछ रहे बनाया कब था, ये पूछ रहे हैं लागू कब करा गया था। सही आंसर है 1973। आपके अपने देश का बहुत पहले हो गया था, लेकिन पाकिस्तान जो आपका पड़ोसी देश है जो आपके साथ ही 1947 में आज़ाद हुआ था, इसका संविधान 1973 में लागू हुआ था, एनफोर्स हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। जो हमारा संविधान था उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे बोला जाता है रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है, यानी चाहो तो आप कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप चेंज कर सकते हो और आपके पास ये अथॉरिटी है, चाहो तो, लेकिन ये नहीं सब कुछ आप बदल लोगे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आप कैसे यूटिलाइज करते हो, अमेंडमेंट्स के थ्रू। जैसे इस समय आपने सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, जो कि जिसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को अमेंड करा है, उसमें चेंजेस लाए हैं जिसमें आप 3 देश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है। तो 6 धर्म के लोग हैं जो अर्ली सिटीजनशिप पा सकते हैं आपके देश की। उसके लिए अलग से मैंने पूरी की पूरी वीडियो आपको बना के दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। एंड अपने को जो फोकस करना है अभी के लिए इस सवाल पे वो ये है कि सबसे पहला अमेंडमेंट कब आया था। वो आ गया था 1951 में ही, 1951 में ही आ गया था। जैसे ही आपका संविधान लागू हुआ था देश में आया था 1950 में, उसके ठीक 1 साल बाद आप कह सकते हो, 1 साल के अंदर अंदर इनफैक्ट आ गया था 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हु प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। अब यहाँ पर सवाल पे ध्यान देना, प्रेसाइड का मतलब होता है कौन मॉनिटर करता है, यानी कौन हैंडल करता है। कॉल कौन करता है, दोनों बातों में फ़र्क है। अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके समझाता हूँ, कौन बुला सकता है जॉइंट मीटिंग, उस केस में आंसर होगा प्रेसिडेंट। कौन प्रेसाइड करता है, उस केस में आंसर होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब जान के कंफ्यूज आप ना हो, सवाल को इजी रखने के लिए जो प्रेसिडेंट है ये ऑप्शन से हटा दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर, डिप्यूटी स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट तीनों नहीं होंगे इसके आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। बर्मा जो म्यांमार है आज के टाइम पे, बिकेम इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक इन द ईयर क्या। पहले जो बर्मा यानी जो म्यांमार है आज के टाइम का,
ये इंडिया का ही पार्ट था। आपको अगर इस बारे में थोड़ा हिस्ट्री या फॉलो करते, 1937 में इसे अलग कर दिया था आपके देश से, एंड 1948 में जाकर ये इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बना था। 1948 में आपके देश आज़ाद होने के आप कहोगे 1 साल बाद ये बना था। बर्मा जो म्यांमार है, इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, ये भी नेबरिंग कंट्री से ही सवाल है, आपको इसे ध्यान रखना है। इसकी जो कैपिटल है, जो इसकी करेंसी है, ये मैं आपको होमवर्क का सवाल दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है पता होगा। मैं हिंट दे देता हूँ, चलो एक काम करते हैं, कैपिटल मैं आपको बताता हूँ, करेंसी लेकिन मैं आपको होमवर्क में रखूंगा। नेफिडो आपने नाम सुना होगा, वो इसकी कैपिटल से एसोसिएटेड होगी, और करेंसी जो है वो आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। अगला सवाल देखते हैं, ये मैं आपको फॉर योर रेफरेंस बता देता हूँ कि जो इसका आंसर 1948 है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। अब बहुत कंफ्यूजिंग सी लंबी चौड़ी बात लग रही है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि लोकसभा के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट अपने पास से नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, अगर उसे फील होता है प्रेसिडेंट को कि वहां पर रिप्रेजेंटेशन एंग्लो इंडियंस का कम है, तो अपने पास से कुछ मेंबर्स ये नॉमिनेट कर सकते हैं। तो वो कितने मेंबर हैं, ये मैं आपसे होमवर्क सवाल पूछ रहा हूँ। ऑप्शन देता हूँ, क्या वो 2 हैं, या क्या वो 12 है, या फिर सी है वो नन ऑफ दिस। ये आप ट्राई करेंगे जब तक मैं आपको इस सवाल को डिस्कस करके देता हूँ। आर्टिकल 331 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो अपनी मर्जी से कुछ मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा के अंदर, अगर प्रेसिडेंट को फील होता है कि वहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन ज़रूरत से कम है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, अगर प्रेसिडेंट को फील होता है तो वो कर सकते हैं। कैन वर्ड है, ध्यान रखना। और प्रेसिडेंट की मर्जी के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट पे पूरे साल में 2 मेंबर्स होने ही होने चाहिए। आर्टिकल 331 डील करता है इस प्रोविजन से। हाउ मैनी प्रोविंसेस आर देयर इन श्रीलंका। देखो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, नेबरिंग कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आपको बहुत सारे देखने को मिले हैं। अभी हमने नेपाल की प्रोविंसेस डिस्कस करी थी कि कितनी है, 7 है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग से दे रखे हैं। आप अगर पहले से नहीं पढ़ के गए तो सिंपली आप इसे तुक्का मार सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 6 के बाद 8, 9, 11 काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं। मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी समझाता हूँ। करेक्ट आंसर इसका 9 होगा। मैप मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, आप चाहो तो इस मैप को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। टोटल श्रीलंका जो है 9 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइडेड है। ये नॉर्दर्न है जो कि यहाँ से इंडिया की तरफ कनेक्ट होता है, उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल आता है, नॉर्थ वेस्टर्न आता है। ये जो तीनों हिस्से हैं, ये तीनों आप कहोगे नॉर्दर्न में चलते हैं यहाँ तक। इसके बाद एक सेंट्रल आता है, एक ईस्टर्न आता है जो पूरा पूरा ईस्ट को कवर करता है, एक इसके बाद यहाँ पर इसी टाइप से मैं मार्क कर देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अपने को सबके नाम याद बिल्कुल भी नहीं करने, बस ये समझना है कितनी प्रोविंसेस है, कितने मेंबर्स हैं। और ये इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के प्रेसिडेंट जो और जो पीएम है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं इलेक्शन की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा। अगर पता है तो आप इसका आंसर ज़रूर मुझे देना, अगर नहीं पता तो मेक श्योर इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अपना पढ़ो, इसे अपनी कॉपी में अभी के लिए नोट कर लो कि मुझे वीडियो ख़त्म होने के बाद ये 100 एंड 100 पॉइंट्स अपने कवर अच्छे से करने हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ज़ीरो आर क्या है ये? ज़ीरो आर क्या है ये? time before question hour, time after question hour, time in the first half parliamentary proceeding, time in the last half of the parliamentary proceeding। अब बहुत लोगों को लगता है टाइम बिफोर क्वेश्चन आवर होगा, क्योंकि यहाँ जीरो मेंशन्ड है। देखो, जीरो का मतलब यहाँ 12 बजे से आप कह सकते हो, जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है तो उसके बाद का जो घंटा होता है उसे जीरो आवर बोलते हैं। आपको जो पार्लियामेंट है इसके कुछ सेशंस आपको पढ़ के जाने हैं, टोटल कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, और हल्का बहुत आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। कुछ ये जो मोशंस चलते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो पता होने चाहिए। कुछ ऐसी टर्म्स है जीरो आर वगैरह, ये आपको पता होनी चाहिए। पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए। जॉइंट मीटिंग कौन कॉल कर सकता है, कौन प्रेसाइड कर सकता है, दोनों में फ़र्क है, अभी मैंने डिस्कस करा है आपसे, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। ये जितनी भी चीज़ें आपको इंडियन पार्लियामेंट के बारे में है वो सब के सब आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। In Parliament, who takes the final decision on whether a bill is a money bill or not?
अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए उन्होंने क्या करा है, प्रेसिडेंट को दिया ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ते हो इस बारे में, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप जज कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो सकता, आपका वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, ये राज्यसभा की डीलिंग होगी, बाद की बात है ये। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इसका सही आंसर होगा। जो स्पीकर होता है उसका कॉल फाइनल होता है कि अगर कोई भी बिल पेश हुआ है तो उसे बताना क्या ये मनी बिल है या ये मनी बिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन अ ईयर। अब देखो, ये सवाल अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था, कितने सेशंस चलते हैं, कितने मोशंस होते हैं, कितने आवर्स होते हैं अलग अलग। 3 सेशन चलते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, और तीनों सेशन के बीच में गैप होता है, आप इस चीज़ को भी समझना। और आप ये कहोगे नॉर्मली 3 होते हैं, लेकिन एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से आपने एक और बात सुनी कि ऑर्डिनेंस एक वर्ड होता है, ऑर्डिनेंस पास करने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, या फिर आप बोलोगे गवर्नर के पास, अगर वो मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट के पास तब होते जब यूनियन का मैटर है, गवर्नर के पास जब स्टेट का मैटर है। और ये 6 महीने के लिए लागू होता है, और 6 महीने के लिए इसीलिए लागू होता है क्योंकि 6 महीने के बाद डेफिनेट बेसिस पे अगला सेशन रखा जाएगा। ऑर्डिनेंस क्या होता है, शॉर्ट टर्म लॉ, यानी अगर प्रेसिडेंट को फील होता है कि लोकसभा जो है सेशन में नहीं है और कोई ऐसा लॉ बनना चाहिए, तो 6 महीने के लिए वो अपने पास से एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, जो कि 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाता है। 3 सेशंस होंगे लोकसभा के, आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं, एक और बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। देखो, अनअकैडमी प्लस पे अभिनय सर के पूरी की पूरी मैथ्स, पवन राव सर की पूरी मैथ्स, रानी मैम की पूरी इंग्लिश, वाईफाई स्टडी के सभी कोर्सेज, प्रतियोगिता मंत्रा के पूरे कोर्सेज के अंदर मेरा खुद का बैच चल रहा है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको कंप्लीट करा रहा हूँ विद फुल डेप्थ। एंड इसके अलावा साइंस का भी मेरा पूरा कोर्स चल रहा है। सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्स इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट पूरे 1 साल के लिए आप इस रेट में ले सकते हो, अगर आप डिस्काउंट कोड PM लगाते हो। सिर्फ PM आपको लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिना स्पेस के जैसे ही आप PM लिखोगे डिस्काउंट कोड में, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और 1 साल का प्लान इस रेट में पड़ेगा, 6 महीने का इस रेट में पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 साल का बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि 900 कुछ रुपये एक्स्ट्रा दे के आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है। किसी और कैटेगरी में भी अगर आप पढ़ाई कर दो, चाहे वो UPSC है, बैंक है, रेलवे है, सभी कैटेगरीज के अंदर सेम डिस्काउंट कोड आपका काम करेगा। बस आपको PM लिखना है बिना स्पेस के, जैसे ही आप इसे लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। बढ़िया सवाल है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से पार्ट को बिलोंग करता है। क्या ये पार्ट 3 को बिलोंग करता है, क्या ये पार्ट 4 को बिलोंग करता है। आपको आर्टिकल्स के साथ साथ पार्ट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। मुझे उम्मीद है आपने ट्राई करा होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आर्टिकल नंबर 44, ऑप्शन नंबर 2। आर्टिकल 44 जो है वो डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। चलो आगे चलते हैं। इन द ईयर 1978 the Dash Amendment eliminated the right to acquire, hold and dispose of property as a fundamental right। अब बढ़िया बात क्या है, अगर वो चाहते तो यहीं से दे देते सवाल, लेकिन आपको सवाल को थोड़ा इजी बनाने के लिए, सवाल को SSC लेवल का रखने के लिए उन्होंने सन भी साथ में दे दिया, ईयर भी मेंशन कर दिया कि 1978 की हम बात कर रहे हैं। देखो, 44th एंड 42nd यहीं पर कंफ्यूजन बनता है, क्योंकि यही दो सबसे बड़े अमेंडमेंट माने जाते हैं आपके संविधान के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 44th अमेंडमेंट, क्योंकि वो जो 42nd है वो 1976 की हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक सवाल मेरा बनता है जो कि काफ़ी बार पहले भी पूछा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है। ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि 42nd अमेंडमेंट को या 44th अमेंडमेंट को, इनमें से किसे जाना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। आगे चलते हैं। एज ऑफ मई 2019, मई 2019 की हम बात कर रहे हैं। जो पेपर था वो आपको पता होगा CGL 18 का जून में था, तो काफ़ी ज़्यादा करंट चीज़ें पूछी गई थी पेपर में। इस बार भी आप एक्सपेक्ट करना कि जो आपका एग्ज़ाम मार्च में अगर होना है तो उससे 2 महीने पहले, या फिर आपको दिसंबर से आप फरवरी तक का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसकी जो छोटी से छोटी भी न्यूज़ हो आपको फॉलो अच्छे से करनी है। राज बब्बर
कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं? ये करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते हैं आपके राज बब्बर। In which part of the constitution, Indian constitution, are center state relations mentioned? अब सेंटर स्टेट रिलेशन ये है कि कहाँ पर पावर सेंटर के पास ज़्यादा है, कहाँ पर पावर स्टेट के पास ज़्यादा है, और कहाँ पर ऐसा है कि इनके पास शेयरिंग ऑफ पावर है, यानी पावर्स आपस में शेयर करते हैं। ये जितनी चीज़ें मेंशन है ये कहाँ पे मेंशन है? पार्ट 11 में। आर्टिकल 245 से 255 तक सीधा सीधा इसमें ये मेंशन है कि किस चीज़ में फैसले कौन ले सकता है और कौन उस फैसले को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। अगर शेयरिंग ऑफ पावर है तो फाइनल कॉल किसकी होगी? क्या वो सेंटर की होगी या क्या वो स्टेट की होगी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, पार्ट 11, आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोक अदालत जो बनाई गई हैं कौन से एक्ट के अंदर बनाई गई हैं? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, लीगल कंसिलिएशन एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट। जो लोक अदालत है वो कौन से एक्ट के अंदर बनाई गई है? लोक अदालत जो बनाई गई है वो बनाई गई लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। लोक अदालत बनाई गई है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स? यानी कोई भी अगर इंसान है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या फिर आप कहो उसे इक्वल जस्टिस मिलेगा, और अगर उसे अपने पास उसके पास पैसा नहीं है वकील रखने का तो उसे फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करेगा। ये जो बात है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 32A, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A या फिर आर्टिकल 48A? आंसर जो इसका करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 39 में बात मेंशन है। आर्टिकल 39 प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन्स। इन मार्च 2019, अब इससे 2 सवाल बने थे, दोनों सवालों की बस स्टेटमेंट अलग थी लेकिन बिल्कुल सेम सवाल थे। मार्च 2019 में मनोहर पारिकर की मृत्यु के बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा किसे बनाया गया? इन मार्च 2019 डैश was sworn in as the new chief minister of Goa following the demise of मनोहर पारिकर। वसुंधरा राजे, एच डी कुमारस्वामी, अशोक गहलोत या फिर प्रमोद सावंत? देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये करंट अफेयर्स का एंड पॉलिटी दोनों का सवाल है तो अपने को दोनों में ही डिस्कस करना है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रमोद सावंत को बनाया गया था मार्च 2019 में चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर की मृत्यु हो गई थी। The idea of residual powers in Indian constitution has been taken from the constitution of, यानी जो रेसिडुअल पावर्स है वो कहाँ से, किसके संविधान में से ली गई हैं? कुछ ऐसी पावर्स है जो कि सेंटर और स्टेट के पास शेयरिंग है, कुछ ऐसी पावर्स है जो किसी के पास भी नहीं है। तो जितनी भी बची हुई पावर्स है सेंटर को दी गई है। ये जो बात है ये कौन से संविधान में से उठाई गई है? साउथ अफ्रीका के, जापान के, कनाडा के या फिर यूएसए के? आपको ये जो कहाँ से क्या उठाया गया है ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाने, इससे हर बार एक ना एक सवाल देखने को मिलता है। कभी आपसे पूछ लेगा फंडामेंटल राइट्स कहाँ से उठाए गए हैं, कभी पूछ लेगा डीपीएसपी कहाँ से उठाया गया है। कोई लिमिट नहीं है, आपको इसे फुल डेप्थ में थ्योरी पढ़नी है। अगर आप थ्योरी अच्छे से फॉलो करते हो तो अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके बन जाएगा। आंसर इसका होगा कनाडा। कनाडा से उठाया गया है रेसिडुअल पावर का आइडिया जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब वही सेम सवाल है, बस फ्रेमिंग अलग है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। प्रमोद सावंत बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट इन मार्च 2019? सेम सवाल है, अगर एनालिसिस आप देख के गए हो तो इजीली आप इसे बता सकते हो। यहाँ पर मेंशन कर रखा है किसे बनाया गोवा का, अगले में पूछा प्रमोद सावंत को कहाँ का बनाया। वही बात है, घुमा फिरा के एक तीर से दो निशाने लगते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट है। प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के सीएम बने थे मार्च 2019 में। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1951, 1949, 1974 और 1965। अब बैंकिंग से जुड़े दो ही एक्ट आपको ध्यान में रखने, एक आरबीआई एक्ट 1934 है जिसके अंडर आरबीआई बना था 1935 में, और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसे आप बोलते हो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो एक्ट रहते हैं, ध्यान रखना आपको। पूरे के पूरे बैंकिंग में ये दो एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बैंक एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो 101% आपको ये पता होगा।
Article dash of the Constitution of India gives the Election Commission the power to supervise elections to the Parliament and state legislatures. ये जो आर्टिकल है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि इलेक्शंस करवाने की पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में? 18 का स्क्वायर 324, वही है इसका आंसर कि आर्टिकल 324 गिव्स द इलेक्शन कमीशन द पावर टू सुपरवाइज इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब ये वाला सवाल बहुत बार रिपीट होता है, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं इस सवाल में। अभी आपको दिखाता हूँ आगे आने वाले सवालों में कैसे माइनर चेंजेस करके सवाल को घुमाया जाता है। अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, अपना रेजिग्नेशन वो किसे देगा? जो फाइट होती है वो सिर्फ 2 पॉइंट में होती है, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस में, और कहीं पे फाइट नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर को नहीं देगा, सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं देगा। अगर प्रेसिडेंट को रिटायर होना है तो वो देगा वाइस प्रेसिडेंट को, अगर वो नहीं है तो बात अलग है। लेकिन जनरली वाइस प्रेसिडेंट अगर होता है तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट देगा, और अगर वीपी को रिजाइन करना है तो वो इंटर्न देता है प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है और वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाती है तो कौन उस सीट पर बैठता है? देखो, पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। जो प्रेसिडेंट है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द यूनियन। तो डेफिनेट बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, पार्लियामेंट चोजन कैंडिडेट भी नहीं हो सकता, अटॉर्नी जनरल भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर कौन होगा? जो टोटली अनबायस्ड है। वो कौन है? आपके देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका टॉप मोस्ट जज, जो कि होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की डेथ हो जाती है तो कुछ समय के लिए जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो कि इस समय एसए बोबड़े है जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वो एक्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तरीके, और सेम सारे के सारे वही उन्हें फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वही सैलरी मिलेगी जो कि प्रेसिडेंट को मिलती आई है। Who was the prime minister during the emergency between 1975 and to 1977? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इतिहास के सबसे इम्पॉर्टेंट, जब से आपका देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद से सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है जो नेशनल इमरजेंसी आपके देश में लगी थी। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उस समय जो हेड थी, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये आसान सवाल था, बहुत मुश्किल सवाल मैं इसे नहीं कहूँगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू लोकसभा इज, यहाँ पे लोकसभा की बात कर रहा है, राज्यसभा की बात नहीं कर रहा है। और बढ़िया बात है ऑप्शन में कहीं पे 12, 9 ऐसा रकम ही नहीं दी जिससे आपको कंफ्यूजन हो। 1, 2, 3, 4 सिंपल से ऐसे ऑप्शन दे दिए। 2 मेंबर्स नॉमिनेट हो सकते हैं लोकसभा में, और याद होगा अगर आप शुरू से वीडियो अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, इसी का जुड़ा हुआ आगे की स्टेटमेंट का सवाल एक और ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बात करी थी आपसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, नहीं याद तो फटाफट से आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वो चीज़ समझ सकते हो। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारे के सारे पॉइंट समझ आए होंगे। इस वीडियो के अंदर जो जो आपने सीखा है, इसी टाइप के और बहुत सारे कोर्सेज, वाईफाई स्टडी के पूरे, प्रतियोगिता मंत्रा के पूरे, अभिनय सर की पूरी मैथ्स, पवन राव सर की पूरी मैथ्स, आफरीन मैम, रानी मैम की कंप्लीट इंग्लिश, कंट्री के टॉप एजुकेटर्स सबके सब आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। मॉक टेस्ट डाउट सेशंस को मिलाकर सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज पूरे 1 साल के लिए आपको इस रेट में मिल जाते हैं अगर आप डिस्काउंट कोड PM लिखते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपली PM आप मेंशन करोगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बिना स्पेस के आपको लगाना है। जब आप फाइनल पेमेंट करोगे अपने हिसाब से अपना प्लान चूज करके, जैसे ही आप इसे लगाओगे आपको इस रेट में प्लान पड़ जाएगा। बेस्ट 1 साल का इसलिए रहता है क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ 900 कुछ रुपए एक्स्ट्रा देके आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो मेंस तक की टेंशन खत्म हो जाती है। किसी और कैटेगरी में भी अगर आप तैयारी कर दो, चाहे वो आपको UPSC है, IIT है, बैंकिंग है, रेलवे है, सभी कैटेगरीज में सेम डिस्काउंट कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बस बिना स्पेस के आपको लगाना है, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय।